इसमें हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 25 टीयर 2 आंसर की का रिव्यूड लेक्चर 1, जिसमें लेटेस्ट टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो बिना कुछ देरी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वह 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। अगर बचा हुआ काम पी और आर मिलकर 8 दिन और दिनों में पूरा करते हैं तो आर अकेला उस काम को 60% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें हम लिखेंगे पी और क्यू। पी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, और क्यू कर रहा है 30 दिनों में। तो इसका एलसीएम लेंगे हमने ले लिया एलसीएम 60। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई पी की 3 और इसकी क्यू की एफिशिएंसी आ गई 2। तो आगे बोल रखा है कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर क्यू की जगह हमने आर को ऐड कर दिया इसके अंदर। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 5। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 6 दिनों तक। 6 दिनों तक मतलब 30 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 30 यूनिट कंप्लीट कर लिया। अगर हम 30 यूनिट इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने यूनिट बच जाएगा, 30 यूनिट बच जाएगा। अब उसके बाद बोला गया है कि क्यू की जगह आर आ गया। क्यू की जगह आर आने के बाद पी और आर मिलकर 8 दिनों में इस काम को पूरा कर लेते हैं। देखो पी की एफिशिएंसी कितनी थी और आर की एफिशिएंसी कितनी थी, ये तो हमें आर की निकालनी है और पी की हमें पता है। तो पी की एफिशिएंसी दे रखी है 3, आर की हमने मान ली आर। ठीक है, इन्होंने काम किया है 8 दिनों तक। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। और ये कितना काम कर लेंगे, 30 यूनिट मिलकर। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस 8 आर इक्वल 30। तो आर की जो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ से हमने निकाल ली एफिशिएंसी 6/8। इसको हमने काटा तो हमारी एफिशिएंसी आर की आ गई 3/4। ये हमारी आर की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला गया है कि आर अकेला 60% काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो 60% काम निकालेंगे हम सब। टोटल काम कितना था, 60। इसका 60% मतलब कि 3/5। तो हमारा आ जाएगा 12। इसको हमने काटा 5 से तो आ गया 12, तो ये आ जाएगा 36। तो आर हमारा कर लेगा, आर 36 मतलब 60% काम, 3 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 48 डेज में जो है, 48 दिन में जो है हमारा आर इस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर 90 डिग्री कोण बनाता है। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, और केंद्रक मतलब कि सेंट्रोइड लिख देता हूँ यहाँ पर, सेंट्रोइड है ये हमारा सेंट्रोइड है। लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे हम सब समझने के लिए। तो ये हम बना रहे हैं ट्रायंगल। ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी को दिख रहा है। हमने दे दिया इसे ए नाम, इसको हमने दे दिया नाम बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि एक मीडियन होती है। इसको हम दे देते हैं नाम बी, सॉरी एम। तो देखो ये जो सेंटर पे, ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड या केंद्रक, केंद्रक बोलेंगे या सेंट्रोइड, जो कि 2:1 में बांटती है। हमने इसको ए बी को दे रखी है वैल्यू 6 और बी सी की वैल्यू दे रखी है हमें 8। तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 10 ट्रिपलेट से। ये हो गई हमारी साइड 10। और हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, लंब केंद्र। लंब केंद्र यहाँ बनता है। ये हमारा क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र ये बन जाएगा हमारा लंब केंद्र, जो कि राइट एंगल में बाहर की साइड बनता है। हमसे पूछ रखी है सेंट्रोइड और लंब केंद्र के बीच की दूरी पूछ रखी है हमसे। तो निकालेंगे कैसे। अगर हम bm निकालना चाहें, bm निकालना चाहें तो 10 का आधा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर जो है bm निकल के आ गया। और bm की वैल्यू रेशो में दे रखी है हमें 2:1। 2:1 को मिला के ऐड किया हमने, हमारा 3 की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर।
तो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5/3। तो हमें निकालना क्या है, केंद्रक केंद्रक और ऑर्थो सेंटर, मतलब कि बी और जी, ये जी है हमारा। तो बी और जी की दूरी निकालने के लिए रेशो 2 की वैल्यू, मतलब बी और जी हमारा आ जाएगा 5/3 इंटू में 2, तो हमारा आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात बताना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक सर्कल। ये हमने एक बना लिया सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक सर्कल। सर्कल में बना दी हमने एक जीवा। ये हमारी होगी एक कोण। कोण क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बना दिया हमने 60 डिग्री का एंगल। अब बोला गया है कि त्रिज्या, मतलब कि सेंटर जो है सर्कल का, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये। अगर परिधि पर बना कोण सेंटर पे बना कोण का क्या होता है, हाफ होता है, तो ये तो हमारा डबल हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पर बोल रखा है कि तो वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात बताना है हमें। देखो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री, क्योंकि ये तो रेडियस है हमारी। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1/2। अगर हम साइन मान लेते हैं तो डायरेक्ट हम सब निकाल सकते हैं ऐसे करके, एक एक ये होता है हमारा √3। ये रेशो हम याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कैसे होगा। तो अगर हम साइन 30 डिग्री लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और हम साइन 120 डिग्री लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस 30 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, 90 है क्योंकि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस में। और कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो हम सबको इसी का रेशो लिखना है, 1/2 रेशो √3/2। तो रेशो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटा, हमारे पास आ गया 1/√3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया गया, बेस्ट एकदम। आगे बढ़ेंगे। अब इसे कैसे करना है वो भी जान लो। ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे से छूट गया है एग्जाम में, तो मैं बता दूंगा इसका बेस्ट तरीका। लोग इसको डायरेक्ट काटने की सोच रहे होंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा होगा। तो मैं बताऊं इसको करना कैसे है। इसको हम लिखते हैं 1/6, इसको हम लिख देते हैं 5/6, और ये हमारा 1/3 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 2/9। ये हमारा हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो हम लिख लेंगे 1/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/3, उसके बट्टे में हम लिखेंगे 2/9 इंटू में 2/3 और इंटू में 1/8। तो अब देखो यहाँ पर काटा पीटी करेंगे, क्या आता है हमारा, 3 से ये गया तो आ गया 2, इसको हमने 3 से काटा, सॉरी 3 से काटा तो यहाँ आएगा 2, ये आ गया 3, इसको हमने 3 से काटा, ये कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 काटा, यहाँ से 2 काटा, 4, तो ये आ गया 2, 2 से इसको काटा 2, तो हमारे पास बचा है 5/2। तो हमारा आ जाएगा आंसर 2.5, एकदम करेक्ट। इतने इजी वे में हमारा आंसर आ गया। अगर हम सब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोणीय प्रिज्म का आधार जो है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो एक समलंब चतुर्भुज पहले ही ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमने बना लिया एक समलंब चतुर्भुज, ये हमने ड्रॉ कर लिया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आगे बोल रहा है जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये एक हाइट हो जाएगी, ये भी उसकी हाइट हो जाएगी। ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमें टोटल 20 सेंटीमीटर। तो हम सब इसको यहाँ लिख लेते हैं, इतना इतना हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर।
और यहाँ से हम दे देते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है कि तथा असमांतर भुजाएं प्रत्येक 13 सेंटीमीटर, मतलब ये असमांतर वाली प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम साफ साफ देखो हाइट क्लियरली निकाल सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट लग रहा है 5 12 13 वाला, तो इन सब की हाइट आ गई 5 12 13। और यहाँ पर बोल रखा है कि प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 32 40, तो प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर का वॉल्यूम प्रिज्म का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया देखो कैसे निकलेगा। प्रिज्म का मतलब समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए समांतर जो उसकी जिसकी समांतर भुजाएं हैं उनको ऐड करेंगे, हम सब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 30, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी है 12, और यहाँ पर हाइट उसकी कितनी है प्रिज्म की हाइट कितनी है वही निकालना है हमें, और वॉल्यूम आ जाएगा इसका कितना 32 40। अब देखो यहाँ से काटा पीटी करेंगे, इसको हमने काटा, यहाँ आ गया 6, ठीक है। 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, तो मतलब यहाँ 180 है, और यहाँ पर 180 और 18, देखो ये 180 इंटू में 18 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा तो बचेगा एच हमारा 18। हाइट आ गई हमारी प्रिज्म की 18। अब हमसे पूछ रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए ऑफ प्रिज्म निकालेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना बेस एरिया इनटू में प्लस में लिखेंगे हम बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है प्रिज्म का। तो बेस एरिया कितना था हमारे पास, बेस एरिया हमारा 180 था, तो 2 इंटू में 180 प्लस बेस पेरीमीटर 13 दूनी 26, 26 और 30 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56 इंटू में 18। देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 दूनी 36, 360 प्लस 18 छिका 108, हाँ से लगेंगे कितने 10 का 18 पंजे 90, 10 100, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 1368। ये हमारा जो कि निकल के आ गया प्रिज्म का टीएसए। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, लिख लेंगे इनको कॉपी में, और ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है प्रिज्म का। आगे बढ़ेंगे। एक आयत ऐसा है कि उसका क्षेत्रफल क्या है 48 सेंटीमीटर, मतलब कि क्षेत्रफल आयत का होता है L इंटू बी, और परिमाप दे रखा है हमें कितना सेंटीमीटर 28, तो उसका परिमाप होता है 2L प्लस बी। अगर इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है तो उस रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल रेडी हो गया। तो इसकी देखो सबसे पहले हम निकालेंगे साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम सब, एल प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L इंटू बी। अब हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, हमारे पास है एल प्लस बी कितना है 14, इसको हमने काट दिया तो हमारा 14 का स्क्वायर इक्वल, हमें ये निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास है एल इंटू बी, तो 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो 196 इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 96, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 100 आ गया। अब हम निकालेंगे एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम लिखेंगे 100, यहाँ माइनस करेंगे 96, तो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट √4 इक्वल 2, ये हमारा क्या है एल माइनस बी। तो एल प्लस बी हमारे पास कितना है 14, और एल माइनस बी कितना है 2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 14। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे एल,
एल ऐड करके हम बाई 2 कर देंगे तो मतलब 8 आ जाएगा, और इसको माइनस करके 2 से तो 12 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। तो हमारे पास साइड निकल के आ गई है। देखो ये हमारा एल हो जाएगा, एल बराबर कितना है 8, तो ये हमारा 8, और ये हमारा हो जाएगा 6 6। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदुओं को हम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मध्य बिंदुओं को। मध्य बिंदु हम अलग कलर से बना लेते हैं इससे। तो ये एक हमारा मध्य बिंदु हमने मिला दिया, यहाँ से हमने एक और मध्य बिंदु मिला दिया, यहाँ से हमने इसका मध्य बिंदु मिला दिया, और इसका भी हमने मध्य बिंदु मिला दिया। तो जो ये मध्य बिंदु मिलाए गए हैं, ये हमारा क्या निकल के आएगा? ये हमारा रोम्बस, रोम्बस निकल के आएगा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन ये स्क्वायर नहीं कहलाता। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। सारी साइड्स इक्वल होने के लिए मतलब कि ये हम इसका सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना है? एरिया रोम्बस का। और हमसे इसकी अगर साइड पूछ लेता तो हम कैसे निकालते? देखो ये मध्य बिंदु था, तो मतलब ये हो जाएगा 3, और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखो साइड हम सब डायरेक्टली निकाल सकते थे, ये हो जाती 5 इसकी साइड, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्रिपलेट से। लेकिन हमसे इसका एरिया पूछा गया है, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू में d2, मतलब डायगनल। इसका डायगनल जो होता है वही इसका एरिया उसी से निकल जाएगा। तो हम इसका डायगनल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा एक डायगनल इसका 6, और एक डायगनल हो जाएगा इसका 8। मध्य बिंदुओं से मिल रही है, तो हम करेंगे 1/2 इंटू में 6 इंटू में 8 इक्वल हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या? रोम्बस का एरिया। बड़े इजी तरीके से ये सब एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया गया, एग्जाम में और इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4800 की राशि जो है ए और बी और सी के बीच में इस तरीके से बांटी गई है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 5 12, और दे रखा है हमें टोटल 4800। तो एक की वैल्यू आ गई 400। बोला गया है कि इस तरह विभाजित किया गया है और बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो ये बी का हिस्सा था और ये ए का हिस्सा कितना अधिक है? एक का रेशो का अंतर आ रहा है, और एक रेशो का अंतर ही 400 है, तो आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं हम बिना पेन चलाए भी। एक 400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलेंगे, एक समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र मतलब कि सरकम सेंटर निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? तो देखो सरकम सेंटर मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने बना लिया। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें, और यहाँ से भी एक लाइन खींच दें, और यहाँ से भी एक लाइन खींच दें, ठीक है, और ये लाइन हमारी होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बाइसेक्टर। तो इसके सेंटर से जो मिलके बनेगा यही हमारा परिकेंद्र होता है। ठीक है, यही हमारा परिकेंद्र होता है। और ये किससे मिलता जुलता है? हमारा त्रिभुज के केंद्रक से। त्रिभुज के बाहर एक बिंदु, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शीर्षों में से एक, ये क्या है? नहीं हो सकता। इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु हो ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट सेंस से कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, x+1/x की वैल्यू दे रखी है हमें 2√3, और पूछ रखा है x³ +1/x³ का मान। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है p³ - 3p, और p की वैल्यू हमें दे रखी है, p की वैल्यू ये। तो देखो 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2√3, तो हम करेंगे इसका क्यूब तो आ जाएगा 8 × 24, √3 माइनस 6√3, तो हमारा आ जाएगा 18√3। इजी क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इन सबको एकदम इजी तरीके से। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, हम लिख लेते हैं A B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं 2:3:5 के अनुपात में।
4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ाता है, बी अपनी पूंजी को 1/3 घटाता है और सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है। तो मतलब 4 महीने तक तो सेम ही रहने वाली है, इसमें भी 4, और ये तो 1 साल के लिए क्योंकि वर्ष के अंत में लिखा है कुल लाभ, तो ये 1 वर्ष के लिए। देखो इन्होंने बढ़ाया 2, 50% मतलब 2 से कर दिया इन्होंने 3 अगले 8 महीनों के लिए, और इन्होंने क्या कर दिया, घटा दिया 1/3 मतलब 2 कर दिया इन्होंने अगले 8 महीनों के लिए। अब काटा पीटी कर लेंगे, 4 से 4 गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, और यहाँ आ जाएगा 4 से 3। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट 3 दूनी 6 7 8 रेशो, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 3 7 रेशो आ जाएगा यहाँ पर 15। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 8 7 15 15 30, 30 की वैल्यू दे रखी है हमें, 30 की वैल्यू दे रखी है 33,000 रुपये, और पूछ रखा है हमसे बी का हिस्सा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1100, बी का हिस्सा हो जाएगा हमारा 7 × 1100 इक्वल 700। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 9 छात्र द्वारा प्राप्त अंक हैं, उनमें अंक दे रखे हैं 5 8 7 9 6 7 8 7 और 10। निर्धारित कीजिए, करना क्या है, हमें अंकों का बहुलक औसत से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले अंकों का बहुलक क्या है, देखो अंकों का बहुलक 7, इसमें 1 2 3 बार आ रहा है और बाकी और कोई रिपीट हो रहा है नहीं, तो हमारा 7 बहुलक, एक ऑप्शन ये है एक ऑप्शन ये, तो खत्म, इसको काट दो। अब आगे बढ़ेंगे, हमसे पूछा है कि औसत से अधिक इनको ऐड कर लेंगे, 8 7 15 5 20 20 9 29 29 6 35 35 7 5 42 42 8 50 50 7 57 10 67, मतलब 67, 67/9 यहाँ लिखा है टोटल 9 छात्र। तो अब इसको काट लेंगे हम, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, ऐसे आएगा। अप्रोक्स हमने ले लिया 7.5, और इससे ज़्यादा किसने किसने प्राप्त किए हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 छात्र, इसमें 3 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 छात्रों ने ज़्यादा अंक प्राप्त करे हैं औसत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए भाई इतने ही रखने वाले हैं, तो क्लास बता देंगे कैसी लगी। मेंस के क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन एकदम बढ़िया तरीके से दिया गया है, और वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और शेयर जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।